Hello friends, hope you all are fine. Myself Mohit Taneja. Today we are going to study our chapter number 8 of class 12 political science and the name of chapter is environment and natural resources. अब इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें ये समझना होगा कि ये तो नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर रहा है या प्रकृति की बात कर रहा है, तो इसको पॉलिटिकल साइंस में क्यों डाला गया है? देखिए, क्योंकि दुनिया भर के जो भी राष्ट्र हैं, उनके जो नेता हैं, राजनेता हैं या जो भी सत्ताधारी लोग हैं, वो ही डिसाइड करते हैं कि वहां के एनवायरनमेंट या नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड सारे डिसीजंस को दे विल डिसाइड. So we have to study. We are going to study political science because it is the parts under the politics. So let us start. The first heading is environment concern in global politics. दुनिया भर के देश क्यों एनवायरनमेंट से रिलेटेड इश्यूज पर बात करते हैं? ग्लोबल वार्मिंग है, इंटर वाटर रिसोर्सेज के ऊपर जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, उन पर जो चर्चाएं होती हैं, वो सब क्यों होती है, हमें वो समझना है. सो लेट अस स्टार्ट. कल्टिवेबल एरिया कैन नॉट एक्सपेंड. जो उपजाऊ जमीन है उसको हम बढ़ा तो सकते नहीं, क्योंकि जमीन तो उतना ही रहेगा. एक्सपेंड एनी मोर एंड सम पोर्शन ऑफ एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चरल एंड लैंड इज लूजिंग फर्टिलिटी. ग्रासलैंड हैव बीन ओवरग्रेज्ड एंड फिशरीज. क्योंकि आज के दौर में मानव प्रकृति से ज्यादा उत्पादन कर रहा है, क्योंकि मांग ज्यादा है. और दूसरी बात यह है कि अब उत्पादन ज्यादा कब होगा? जब फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और मैन्यूर मिलाए जाएंगे. अब उससे क्या होगा? मिट्टी की उत्पादकता एक बार को तो बढ़ जाएगी, पर जो मिट्टी अपना एग्जिस्टेंस है वो खोने लगेगी. दूसरा, इतना ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट होता है ह्यूमन बींग्स के द्वारा भी और फैक्ट्रीज के द्वारा भी, लैंड पोल्यूशन, जिससे क्या होता है, मिट्टी और ज्यादा या जमीन डे बाय डे कम होती जा रही है. पॉपुलेशन भी इसके पीछे एक डिसाइडिंग फैक्टर है. क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतने ही ज्यादा घर बनाने पड़ेंगे, उतने ही ज्यादा घर बनेंगे तो उतनी ज्यादा जमीन जल्दी जल्दी कम होती चली जाएगी. तो दिस इज द थिंग. According to UNDP, United Nations Development Program, 1.2 billion people in developing countries. Developing countries are those countries like India. Have no access to safe water and 2.6 billion have no access to sanitation. UNDP के मुताबिक 1.2 बिलियन 120 करोड़ लोगों के पास साफ पानी नहीं है दुनिया भर में पीने का. 260 करोड़ लोगों के पास साफ सफाई में वो नहीं रहते, मतलब उनके पास गंदगी है. जिसका कारण क्या है कि हर साल 30 लाख बच्चे, 3 मिलियन बच्चे की मौत हो जाती है. स्टडी डिक्लाइन इन द अमाउंट ऑफ ओजोन लेयर. और ओजोन लेयर में डिप्लेशन हो रहा है. किस कारण से? ड्यू टू एयर पोल्यूशन. अब जब ओजोन लेयर में जो स्ट्रेटोस्फेयर में अवेलेबल है उसमें जब छेद हो जाएगा तो फिर क्या होगा? जो सन की यूवी रेज है वो हम तक डायरेक्ट आएंगी, फिर हम लोगों को एस्थमा या जो स्किन रैशेज, कैंसर, स्किन कैंसर, ये सब रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो होने लगेंगी. तो ओजोन लेयर को बचाना हम लोगों की जिम्मेदारी है. कोस्टल पोल्यूशन टू इज इंक्रीजिंग ग्लोबली. और जो समुद्र के किनारे जो एरिया समुद्र से लगता है उसको हम कोस्टल एरिया बोलते हैं. अब समुद्र के अंदर हम हर साल 20 मिलियन, दुनिया भर से 20 मिलियन टन प्लास्टिक डलता है. तो जिससे क्या हो रहा है? कोस्टल पोल्यूशन भी बढ़ रहा है. In 1972, the Club of Rome published a book entitled Limits to Growth. तो ये किताब पब्लिश हुई थी, इसका आप नाम याद रखिएगा, Limits to Growth. Mentioned in that the depletion of the Earth's resources against the rapidly growing world population. जिसके अंदर क्या बताया गया है कि मानव के द्वारा विकास के स्वरूप क्या किया जा रहा है? प्रकृति का दोहन बहुत बड़े स्केल पे किया जा रहा है. International agencies including United Nations Environment Program UNEP begin holding international conference and promoting detailed studies of environmental problems. ये सब कॉन्फ्रेंस करवाती हैं किस लिए? ताकि जो प्रकृति से रिलेटेड समस्याएं हैं उन पर खुल के चर्चा की जा सके. दिस कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन रियो द जेनेरियो, ब्राजील इन जून 1992 में ये हुआ था, जिसको क्या कहा गया? अर्थ समिट का नाम दिया गया इस मीटिंग को. The summit was attended by 170 states, thousands of NGOs and many multinational corporations. इन सब ने इसको अटेंड किया. Environment issues are discussed in this conference. और इस मीटिंग के अंदर किस पॉइंट्स पर चर्चा हुई? एनवायरमेंट से रिलेटेड जो समस्याएं हैं, ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. ग्लोबल नॉर्थ वाज परस्यूइंग अ डिफरेंट एनवायरमेंट एजेंडा देन द ग्लोबल साउथ. जो नॉर्थ का हिस्सा है दुनिया का वो अलग एजेंडा या उनकी अलग आइडियोलॉजी है, और साउथ वाले हिस्से की अलग आइडियोलॉजी है. नॉर्दर्न स्टेट्स वर कंसर्न विद ओजोन डिप्लेशन एंड ग्लोबल वार्मिंग, वेयर एज साउदर्न स्टेट्स वर वरीड अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट.
साउदर्न स्टेट्स की तो इसमें लगे हुए हैं कि भाई देश का विकास कैसे करें, क्योंकि हम डेवलपिंग देश हैं, साउथ में मेनली वही आते हैं दुनिया के जो डेवलपिंग देश है। आप साउथ एशिया का देख लीजिए, अफ्रीका को देख लीजिए, अमेरिका के कॉन्टिनेंट्स देख, अमेरिका के जो देश हैं साउथ अफ्रीका के, उसके सॉरी साउथ अमेरिका के, उनको देख लीजिए, वहां पे भी सब स्टेट्स किस में लगे हुए हैं, अपने डेवलपिंग में। पर जो नॉर्दर्न एरिया है वो तो डेवलप्ड हो चुके हैं, वो एनवायरनमेंट के बारे में सोच रहे हैं। और पोल्यूशन भी वही लोग क्रिएट करते हैं। अब आप यूएसए का पर कैपिटा कार्बन एमिशन 23 टन है, और इंडिया का 2.3 और 2.4 के आसपास टन पर ईयर है पर कैपिटा कार्बन एमिशन। तो देखिए यूएसए का कितना ज्यादा है, वो क्योंकि वो डेवलप्ड है। नॉर्दर्न स्टेट्स वर कंसर्न विद ओजोन, ये हो चुका है। द रियो समिट प्रोसीड कन्वेंशंस डीलिंग विद क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट्री। और यूएन के ये जो रियो कन्वेंशन हुआ था रियो द जेनेरियो में 1992 में, इसमें मेन किस पे फोकस किया गया, क्लाइमेट चेंज पर, बायोडाइवर्सिटी लॉस पर या फॉरेस्ट्री पर, इस पर। एक बायोडाइवर्सिटी लॉस याद रखिएगा जब होगा, जब जंगलों की कटाई होगी, जंगलों को प्लेन कर दिया जाएगा फॉर सॉइल, मिट्टी के उत्पादक उसके लिए, फसलों को उगाने के लिए या फिर पास्चर लैंड्स बनाने के लिए। एजेंडा 21 अपनाया गया, जिसमें क्या कहा गया कि कार्बन एमिशन को डे बाय डे कम किया जाएगा। एजेंडा 21 डेवलपमेंट पाथ शुड बी इन दिस वे दैट नो डैमेज टू द एनवायरनमेंट। और दुनिया भर के देश इस तरह विकास करेंगे कि वो अपने प्राकृतिक संसाधनों को या प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। क्रिटिक्स ऑफ एजेंडा 21 इन एजेंडा 21 लेस फोकस ऑन एनवायरनमेंट मोर ऑन डेवलपमेंट। कुछ लोग जो इसके क्रिटिक हैं वो ये कहते हैं कि एजेंडा 21 के अंदर तो एनवायरनमेंट पे कम बात की गई और डेवलपमेंट पे ज्यादा बात। अब डेवलपमेंट पे बात की भी गई है, ऐसी बात की नहीं, क्योंकि उसमें ये कहा गया कि डेवलपमेंट कैसे होगा, हम कार्बन एमिशन कम करके करेंगे, पर डेवलपमेंट पे ज्यादा जोर दिया गया। द प्रोटेक्शन ऑफ ग्लोबल कॉमन्स, कॉमन्स आर दोज रिसोर्सेज विच आर यूज्ड बाय अ कम्युनिटी, एग्जांपल पार्क्स और अ रिवर। मतलब जो सबके द्वारा यूज किए जाते हैं, दैट विल बी डिनोटेड बाय कॉमन्स। फॉर एग्जांपल पब्लिक पार्क्स, पब्लिक रोड, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, etc. द एरियाज और रीजन लोकेटेड आउटसाइड द ज्यूरिडिक्शन ऑफ एनी वन स्टेट एंड रीजन कॉमन गवर्नेंस बाय इंटरनेशनल कम्युनिटी आर ग्लोबल कॉमन्स। और जो जिन पर एक देश का हक ना हो, मतलब जिन पर पूरी दुनिया का हक है, उनको क्या कहा जाएगा, ग्लोबल कॉमन्स। जैसे समुद्र होते हैं, जो इंटरनेशनल सीज है, उस पर सब देशों का कंट्रोल है, सब देशों का हक है, ना कि किसी एक देश का। अर्थ एटमोस्फेयर पे सब देशों का अर्थ है, अंटार्कटिका पे, ओशियंस पे, फ्लोर पर एंड आउटर स्पेस पर, मतलब कि सौर मंडल पे या इस पे हमारा ब्रह्मांड में सबका हक है। Many agreements have done among many countries to the protection of global commons। और इन सब चीजों को बचाने के लिए दुनिया भर के देश आपस में एक साथ आते हैं और बहुत से एग्रीमेंट करते हैं। Some treaties like 1959 Antarctic Treaty, the Montreal Protocol, the 1991 Antarctic Environmental Protocol, ये सब ट्रीटीज साइन हुई थी। आप इनके बारे में नेट पर अच्छे से सर्च करके पढ़ सकते हैं और हमें भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर उसमें कोई मिस्टेक होगा तो हम करेक्ट करेंगे। These are exploited and polluted due to following reasons। अब पर ये एक्सप्लॉइटेड और पोल्यूटेड किए जा रहे हैं क्योंकि मानव का लालच इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, वो प्रकृति के अपने डेवलपमेंट में लगा हुआ है, अपने देशों के, उसे प्रकृति की सेफ गार्ड से कोई मतलब ही नहीं है। नॉर्थ साउथ इनइक्वालिटीज एंड देयर एक्टिविटीज एंड कंपटीशन लैक प्रॉपर मैनेजमेंट एरिया आउट स्पेस। ये सबसे क्योंकि नॉर्थ और साउथ के बीच में कंपटीशन है, डेवलपिंग देश डेवलप्ड देशों के साथ आना चाहते हैं। अब डेवलपिंग देश डेवलप्ड देशों के साथ कब आएंगे, जब वो प्रकृति का दोहन ज्यादा करेंगे। टेक्नोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हैव आल्सो इफेक्टेड द अर्थ्स एटमॉस्फेयर एंड ओशियन फ्लोर। इससे भी जितना ज्यादा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, उतना ही ज्यादा प्रकृति को और प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचेगा। यहाँ पे हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जरूरत है, जिसमें हम आज रिसोर्सेज का इस तरह उपयोग करेंगे ताकि आने वाली जनरेशन के लिए चीजें बची रह सके। The approach to environment is common but differentiated responsibility। अब कॉमन तो है सब कि प्रकृति को बचाना है, पर हर किसी की अलग जिम्मेदारी है। Let us read। The approach to environment is different between the countries of the north and south। नॉर्थ और के एनवायरमेंट को बचाने के तरीके अलग हैं और साउथ के एनवायरमेंट को बचाने के तरीके अलग है। नॉर्थ वाले मेनली चाहते हैं कि उनका डेवलपमेंट भी ना कॉम्प्रोमाइज हो और प्रकृति भी बच जाए। साउथ वाले चाहते हैं कि प्रकृति बचे या ना बचे, मतलब वो इतना उस पर ध्यान नहीं देंगे। उनका मेन एजेंडा क्या है कि भाई उनके यहाँ पे जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता जा रहा है उसको क्या करना है, खिलाना है, डेवलपमेंट करना है देश का। The developed countries of the north want to discuss the environmental issues as it stands now and want everyone to be equally responsible for ecological conservation।
जो डेवलप्ड देश हैं वो ये चाहते हैं कि भाई दुनिया भर के सभी देश इस जिम्मेदारी को ले और विकास कर, मतलब कि इस पर आके बात करें और इस समस्या का समाधान करें। पर हम ये दूसरी तरफ हमें ये भी सोचना होगा, डेवलप्ड देश तो विकास अपना कर चुके हैं, अब डेवलपिंग देश जब विकास करने लग रहे हैं तो फिर उनके सामने ये चैलेंज आ जाता है, ये उनको कहा जाता है कि भाई आप कार्बन एमिशन मत करो, बिना कार्बन एमिशन करे तो विकास होगा भी नहीं। ये अपने आप में एक समस्या है। द डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ द साउथ फील दैट मच ऑफ द एनवायरमेंट डिग्रेडेशन इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द, क्योंकि जो डेवलपिंग देश है उन्हें पता है कि दुनिया भर में पोल्यूशन कौन क्रिएट करता है, डेवलप्ड देश, क्योंकि उन्हीं के यहाँ पे फैक्ट्री है। मैंने अभी आपको यूएसए का और इंडिया का पर कैपिटा कार्बन एमिशन बताया, और ये बात ठीक भी है क्योंकि डेवलप्ड देश ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का, पर जिम्मेदारियां किस पे डाल दी जाती हैं, डेवलपिंग देश पे। अब डेवलपिंग देश ये वो इसलिए परेशान है क्योंकि उनके यहाँ बढ़ती हुई जनसंख्या है, वो कैसे उसको विकास करें। तो अब विकास तो तभी होता है ना जब प्रकृति के नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन होता है। अब मान लो प्रकृति के नेशनल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन करना है तो यानी एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये तो होना ही पड़ेगा, तभी आप लोगों को अच्छा जीवन दे पाएंगे। अच्छे जीवन का मतलब जरूरतें पूरी कर पाएंगे। इफ दे हैव कॉज्ड मोर डिग्रेडेशन दे मस्ट आल्सो टेक मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब डेवलपिंग देश ये कहते हैं कि जब ये लोग ज्यादा जंगल काट रहे हैं और प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो इनकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है ना प्रकृति को बचाने की। हम लोग तो कम कर रहे हैं, यानी हमारी कम होनी चाहिए जिम्मेदारी। बात तो ठीक भी है डेवलपिंग देश की। लॉस ऑफ एनवायरमेंट इज द लॉस ऑफ फॉर ऑल कंट्रीज। अब डेवलपिंग देश ये भी कहते हैं कि जितना प्रकृति को नुकसान पहुंचेगा उतना ही ज्यादा दुनिया भर के देशों को भुगतना पड़ेगा। दिस इज वर्ल्ड्स प्रॉब्लम, और ये किसी एक देश की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्रकृति में जितने पेड़ पौधे कम होंगे या प्रकृति को जितना नुकसान पहुंचेगा उतना ही पोल्यूशन क्रिएट होगा। तो वो पोल्यूशन ये थोड़ी है कि एक देश की सीमाओं में ही रहता है, वो तो बेहतर है हवा के साथ सब देशों में फैलेगा। सो दिस इज द थिंग। सो इट इज कॉल्ड कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये कह रहे हैं कि समस्या तो कॉमन है कि भाई पोल्यूशन समस्या है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन समस्या है, पर जिम्मेदारियां सबकी अलग अलग है। जो ज्यादा कर रहा है पोल्यूशन उसे ज्यादा जिम्मेदारी उठानी चाहिए। द आर्गुमेंट वाज एक्सेप्टेड इन द रियो डिक्लेरेशन एट द अर्थ समिट 1992 में। इस आर्गुमेंट को अपनाया भी गया कि हाँ भाई डेवलपिंग देश बात तो ठीक कह रहे हैं। इन 1992 यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज, आप इसका नाम याद रखिएगा, UNFCCC, also provided that the party should protect the climate system that has been increased greenhouse gas from the developed countries। और इसको कंट्रोल किया जाए, डेवलप्ड देश अपनी जिम्मेदारियों को समझे और प्रकृति को बचाने के लिए आगे आए। ये आप इसका नाम याद रखिएगा, 1992 में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। कंपटीशन लेवल के PCS UPSC इन एग्जाम्स में पूछता है। इन 1997 क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था जापान के अंदर। इंटरनेशनल एग्रीमेंट नोन एज क्योटो प्रोटोकॉल सेट टारगेट्स फॉर इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज टू। इसमें क्या था, हर देश को टारगेट दिया गया कि आप अपने यहाँ पे इतना कार्बन एमिशन कट करेंगे। अब सोचने वाली बात है, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी कार्बन एमिशन तो उतना ज्यादा बढ़ेगा देश के अंदर, क्योंकि उनकी जरूरतें पूरी करनी है। तो कहाँ से कट होगा? यही वो 2013 तक था कि कार्बन एमिशन 0 करेंगे, पर आज 2021 आ गया, कुछ हुआ? कुछ भी नहीं, क्योंकि कर ही नहीं सकते। जितना ज्यादा हम मॉडर्न होंगे या जितने ज्यादा हम टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड होते जाएंगे उतना ही हम प्रकृति का दोहन ज्यादा करेंगे। ये नेचुरल है, क्योंकि मानव की नीड्स ही आज ऐसी हो चुकी हैं। हमसे मतलब वी इंडिविजुअल से है। द डेवलपिंग कंट्रीज आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम क्योटो प्रोटोकॉल। अब डेवलपिंग देशों को इनसे बाहर रखा गया। हालांकि डेवलपिंग देश भी कार्बन एमिशन करते हैं, पर उनको फिर भी इससे बाहर रखा गया। क्यों? क्योंकि वो अभी अपना विकास कर रहे हैं। अगर वो अपना विकास नहीं करेंगे तो फिर उनके यहाँ जो इतनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ रही है उसका डेवलपमेंट कैसे होगा? बात तो ये भी ठीक है। सर्टेन गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन आर रेस्पॉन्सिबल। ये गैस रेस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। देखिए याद रखिएगा, जब भी ग्लोबल वार्मिंग होगी दुनिया में अर्थ का जो टेम्परेचर है बढ़ेगा। अब जब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो फिर बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं वो पिघलेंगे। जब वो पिघलेंगे तो अर्थ का सी लेवल का जो वो है लेवल, वो क्या होने लगेगा? पानी का बढ़ने लगेगा। अब जब वो बढ़ेगा तो जो आइलैंड्स हैं या जमीन है वहां पे बाढ़ आएंगी, वो पानी में छुपेंगी। फिर वो छुपेंगी तो फिर क्या होगा? लोगों की जिंदगी इफेक्ट होंगी, क्योंकि बाढ़ से फिर मौत भी होती है, सब कुछ तबाह हो जाता है। जैसे सुनामी आई थी जापान के अंदर। इंडिया स्टैंड ऑन एनवायरमेंटल इशू। भारत का क्या इस पे पॉइंट है? लेट अस सी। हमने भी साइन किया 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल जो जापान में हुआ था। बोथ इंडिया एंड चाइना अलोंग विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज आर द मेजर कंट्रीब्यूटर टू ग्रीन हाउस गैस एमिशन। हम भी इसमें अच्छा करते हैं कंट्रीब्यूट,
क्योंकि 2.3 टन पर ईयर पर कैपिटा कार्बन एमिशन कम तो है नहीं। द इंडियन इतनी 140 करोड़ से अगर उसकी मल्टीप्लाई की जाए तो बहुत ज्यादा है। The Indian government is also known to launch a national mission on biodiesel, which makes India to have one of the largest renewable energy program in the world. ये सरकार इसमें तैयारी में थी कि हम ये लॉन्च करेंगे, जिससे क्या हो सकता है कि हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का उपयोग करें। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी विच कैन बी, मतलब जो खत्म नहीं होगी, जैसे कि सोलर एनर्जी, ये सब जो है। द इंडियन गवर्नमेंट इज आल्सो पार्टिसिपेटिंग इन ग्लोबल एफर्ट्स थ्रू अ नंबर ऑफ प्रोग्राम। हम भी, इंडियन गवर्नमेंट भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, दुनिया भर के साथ खड़ी है, G20 देशों के साथ खड़ी है। ग्लोबल या फिर ग्लोबल एनवायरनमेंट समिट जो होता है, किस लिए? ताकि इस प्रकृति को बचा, और इस प्रकृति को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मानव अपना विकास करता रहेगा वो ठीक है, अगर प्रकृति नहीं होगी तो फिर मानव के विकास का फायदा क्या है? प्रकृति, अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो फिर मानव ऑक्सीजन कहाँ से लेगा? तो ये सोचने वाली चीज है। नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001, इस तरह के कानून हमने अपने यहाँ पास किए हैं ताकि हम प्रकृति के दोहन को कम कर सकें। यहाँ पे लोगों को भी समझना चाहिए और सरकार को भी प्रमोट करना चाहिए सोलर। हालांकि सरकार कर भी रही है भारत की सोलर एनर्जी को प्रमोट, जैसे किसानों के लिए प्रधानमंत्री कुसुम योजना, या फिर अगर हम देखें किसानों को तो इसके तहत सोलर प्लेट्स बांटे गए। और अगर हम देखें लोगों को लिए भी सरकार ने एक योजना चलाई है, उसका नाम है मनोहर योजना करके, ठीक है ना। आप उसके बारे में पढ़िएगा, उसमें लोग फैमिलीज को सोलर प्लेट सब्सिडाइज रेट पे दिए गए हैं मनोहर योजना के तहत। तो इस तरह के गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी ले रही है ताकि प्रकृति को क्या किया जा सके, एक्सप्लॉइट होने से या उसका शोषण होने से उसको बचाया जा सके। और ये बहुत जरूरी भी है। जब हम एक अपने लोगों को अच्छा जीवन देने की बात करते हैं तो ये सरकार की भी, राजनीति निर्देशक तत्व के अंदर भी, और हमारी अपनी भी लोगों की जिम्मेदारी है कि प्रकृति की रक्षा की जाए। एनवायरमेंटल मूवमेंट्स, वन और मैनी, बहुत सारी एनवायरमेंटल मूवमेंट्स भी चलाई गई, जैसे चिपको आंदोलन, पेड़ बचाओ प्रकृति बचाओ, ठीक है ना। इस तरह के आंदोलन किस लिए चलाए जाते हैं? ताकि प्रकृति को बचाया जा सके और लोगों को एक बेहतर जीवन दिया जा सके। Environmental movements are the movements of a group which are environmentally conscious to challenge environmental degradation to work at both the national and international level और local levels। ये एक लोगों का समूह होता है जो किस लिए काम करता है? प्रकृति को बचाने के लिए। जैसे इंडिया में बहुत सारी NGOs एक्टिव हैं, किस लिए? ताकि जो प्रकृति का दोहन हो रहा है उसको क्या किया जा सके, बचाया जा सके और प्रकृति को सेव किया जा सके। These movements raise new ideas and long-term visions of what should have not done in our individuals and collective lives। जो आज तक नहीं किया गया उसको करके हम प्रकृति को बचा सकें, रिन्यूएबल रिसोर्सेज का उपयोग करके, और जो लेस पोल्यूटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है उनका उपयोग करके हम प्रकृति को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। These environmental movements may be diverse in nature। ये अलग अलग हो सकती हैं। द फॉरेस्ट मूवमेंट ऑफ द साउथ इन मैक्सिको में जो चलाई गई, चिली, ब्राजील, इंडोनेशिया, मलेशिया एंड इंडिया आर फेस्ड विद इनॉर्मस प्रेशर। क्यों? क्योंकि इन देशों के अंदर जनसंख्या बहुत ज्यादा है, और जनसंख्या जहां पे भी ज्यादा होगी वहां पे प्रकृति का एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा होगा। तो यहाँ पे जरूरत क्या है कि हम जनसंख्या की जरूरतों को भी पूरा कर दें और प्रकृति को भी सेव कर लें। तो हमें मेनली उन अप्रोचेस की तरफ बढ़ना चाहिए जिनसे हम प्रकृति को कम से कम नुकसान पहुंचाएं। कैटेगरीज ऑफ एनवायरमेंटल मूवमेंट्स, फॉरेस्ट मूवमेंट्स, इस तरह के आंदोलन की जरूरत है ताकि जंगलों की रक्षा की जा सके। मूवमेंट अगेंस्ट माइनिंग कॉर्पोरेशन एंड मिनरल्स इंडस्ट्री, जो खदान वाली इंडस्ट्रियां, जो खुदाई वाली, जैसे गोल्ड इंडस्ट्री, ये सब, इनके खिलाफ थोड़ा सा अच्छे से मूवमेंट करके ताकि क्या किया जा सके, प्रकृति का दोहन कम किया जा सके। एंटी डैम मूवमेंट भी चलाए गए, जिससे क्या हो, क्योंकि देखिए डैम्स बनाए जाते हैं तो बहुत बड़े भूभाग को क्या किया जाता है, जंगलों को काट दिया जाता है, क्योंकि डैम्स बनाने हैं, पानी को स्टोर किया जाता है। तो उससे क्या होता है, देखो ठीक है हम मानते हैं डैम एक डेवलपमेंट एक्टिविटी है, पर वहीं पे हमें ये भी सोचना होगा कि उसके बदले कॉस्ट क्या पे करनी पड़ी, मीन टू से कि प्रकृति को कितना नुकसान पहुंचना पड़ा। तो लेट अस रीड फर्दर। रिसोर्सेज जियोपॉलिटिक्स। अब रिसोर्सेज पे भी जियोपॉलिटिक्स होती है, जो क्योंकि जो दुनिया भर के रिसोर्सेज जो देश चाहते हैं, जैसे ऑयल, तेल तो हर देश चाहता है। क्यों? क्योंकि तेल, पेट्रोल होगा या डीजल या लोग, ये सब चीजें होंगी तभी, लुब्रिकेंट्स होंगे तभी तो देश चल पाएगा, क्योंकि अधिकतर देश की सारी फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज या देश का ट्रांसपोर्टेशन इन्हीं चीजों पे डिपेंड करता है। ऑयल इज द रिसोर्स विच इज जनरेट्स इमेंस wealth, hence it creates political struggle involving industrialized country to adopt various methods to ensure steady flow of oil। सरकार को, देशों को क्या चाहिए कि वो इसको जरूरत को धीरे धीरे क्या करें, कम करें, और प्रकृति को क्या करें, उसके दोहन से उसको
बचाएं और प्रकृति को सेव करें। These includes groundwork of military process near exploitation sites and along sea lanes of communication। ठीक है, इसके लिए इसके अंदर क्या आता है, आपने देखा होगा ऑयल निकला कैसे जाता है, वो पूरी मशीन सेटअप की जाती है, जैसे पहले 1 रुपए के नोट के पीछे बना हुआ आता था इंडिया के अंदर। ठीक है ना, आप देखिएगा उस पर आपको दिखाई देगा। या कम्युनिकेशन सेट, जितने भी सारी एक्टिविटीज हैं वो सब किससे होती हैं, ऑयल से ही होती हैं। दे सपोर्ट मल्टीनेशनल कंपनीज बाय फेवरेबल इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। और ऑयल के जरिए क्या होता है, दुनिया भर की जो कंपनीज है, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी जो एक से ज्यादा देशों में व्यापार करती है, वो आपस में जुड़ती है और अच्छा मुनाफा कमाती है। जैसे कुवैत, अब कुवैत के पास ऑयल के भंडार हैं, ईरान के पास हैं, इराक के पास हैं, तो ये सब देश, इनकी इकोनॉमीज ऑयल के एक्सपोर्ट पर ही चल रही है। द ग्लोबल इकोनॉमी रिलाइड ऑन ऑयल एज अ पोर्टेबल एंड एसेंशियल फ्यूल। इन हर देश को ऑयल चाहिए, इंडिया में तो ऑयल के रेट इतने ज्यादा हो रहे हैं। एज द हिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम इज द हिस्ट्री ऑफ वॉर एंड स्ट्रगल। पर अगर हम पेट्रोल, जो भी दुनिया भर के देश सभी इस पे कब्जा करने चाहते हैं, चाहे आप अमेरिका का इराक वॉर देख लीजिए, या सऊदी अरब का इंटरनल डिस्टरबेंस देख लीजिए, या ईरान अमेरिका का पीस ट्रीटी जो नहीं साइन हो पा रहा है अमेरिका के, उस पे सैंक्शंस देख लीजिए, इंडिया और ईरान का जो चाबार बंदरगाह हमने बनाया उसको देख लीजिए। ये सब किस लिए डेवलपमेंट किया जा रहा है, क्योंकि एक देश के लिए ऑयल, पेट्रोल, क्रूड ऑयल बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है एज अ सोर्स ऑफ डेवलपमेंट। इट क्रिएटेड कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन, जैसे ये देखिए एग्जांपल आ गया, जो इराक और यूएसए के बीच में हमने पहले दूसरे चैप्टर में पढ़ा था, उसमें ये एक्सप्लेन्ड है। अब एक और रिसोर्स है जिसपे दुनिया अपना चाहती है, सी रूट्स, सी वाटर। क्यों, वाटर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है, क्योंकि वाटर से ही क्या होता है। अब जैसे आप भारत को ही देख लीजिए, भारत का दुनिया भर में जो भी एक्सपोर्ट होता है उसमें से 95% एक्सपोर्ट पानी के जहाज के जरिए होता है। तो पानी मतलब इंटरनेशनल सीज, उस पर भी दुनिया भर के देश अपना कब्जा जमाने जाते हैं। क्यों, क्योंकि जिसके पास जितना सी लेवल होगा उसका डेवलपमेंट उतना ही ज्यादा होगा, उसका व्यापार उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, वाटर इज अ क्रूशियल रिसोर्सेज रिलेवेंट टू ग्लोबल पॉलिटिक्स, रीजनल वेरिएशंस एंड इंक्रीजिंग स्कार्सिटी ऑफ। और फ्रेश वाटर दुनिया में हम जानते ही हैं सिर्फ 4% अवेलेबल है पीने का। अब उस 4% का 1.5% इंडिया के अंदर है। तो देखो इंडिया में तो पानी बहुत कम है और जनसंख्या 140 करोड़। Fresh water in some parts of the world is disgraded over shared water resources as a leading source of conflicts in 21st century, which is known as water wars। और दुनिया भर के देश, इवन देशों के अंदर भी आप राज्य एक दूसरे से इस पानी के मसले के ऊपर लड़ रहे हैं। जैसे आप कावेरी जल विवाद देख लीजिए, 2 राज्यों के बीच में, या यमुना वाला जल विवाद देख लीजिए, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली। तो क्या है, क्योंकि राज्यों के पास या देशों के पास साफ पीने के पानी की या इंटरनेशनल रिसोर्स के एज अ वाटर, उसकी क्या है, बहुत कमी है। वाटर वार में क्रिएट वायलेंट कंफ्लिक्ट ड्यू टू डिसएग्रीमेंट्स ऑफ कंट्रीज ओवर शेयरिंग रिवर्स। क्योंकि अब जैसे इंडस रिवर का पानी हम पाकिस्तान को देते हैं, ब्रह्मपुत्रा नदी से भी देते हैं, तभी उनकी इकोनॉमी चल रही है, या उनके लोग पानी पी पा रहे हैं, सर्वाइवल हो पा रहा है। स्टेट्स हैव यूज्ड फोर्स टू सीज फ्रेश वाटर। अब मान लो अगर हमारे और पाकिस्तान के रिलेशंस खराब होते हैं तो हम क्या करेंगे, एज अ डोमिनेंसी दिखाने के लिए पाकिस्तान का पानी रोकेंगे। तो फिर उससे क्या होगा, वहां के लोगों के लिए स्ट्रगल ऑफ सर्वाइवल क्या हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या होता है, कई बार एक देश दूसरे देश के साथ इसलिए भी मतलब कि लड़ाई हो जाती है पानी के ऊपर। जैसे अब आप देख लो, चाइना हमारे इंडियन ओशियंस के अंदर क्या हो रहा है, अपने जहाजों को डे बाय डे अंदर घुसाता जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, हमारा एरिया पानी का, इंडिया भी उसका वो कर रहा है, रिटेलिएट कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि हर देश चाहता है कि उसके पास इंटरनेशनल रिसोर्सेज का भी पर्याप्त भंडार हो और उसके इंटरनल रिसोर्सेज का भी पर्याप्त भंडार हो। द states have used force to seize fresh water, example 1950 struggle between Israel, Syria and Jordan। इन देशों के बीच में, इवन आप अपने यहाँ पे देख लो कावेरी जल विवाद, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा किन 2 राज्यों के बीच में है। द मोर रिसेंट थ्रेट्स बिटवीन टर्की, सीरिया, इराक ओवर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स ऑन यूफ्रेटिस रिवर। अब ये भी इस रिवर पे जो डैम बन रहा है वो और कन्फ्लिक्टिंग है। या सुइज कैनाल वाला देख लीजिए आप, ब्रिटेन कहता है हमारा, इजिप्ट कहता है हमारा, इजराइल कहता है हमारा। सुइज कैनाल 1869 में बनाई गई थी इंडिया से ब्रिटेन तक माल ले जाने में। वो पहले इंडिया से कांदला पोर्ट से जो इंडिया में है, उससे ब्रिटेन को वो अफ्रीका घूम के ले जाना पड़ता था माल, तो वो 7000 किलोमीटर फालतू पड़ता था। तो सुइज कैनाल 1869 में बनाई, जिससे क्या हुआ, वो डायरेक्ट इंडिया से हम माल को कहाँ ले जाते थे, ब्रिटेन।
द इंडिजीनियस पीपल एंड देयर राइट। इंडिजीनियस पीपल ट्राइबल लोगों की बात कर रहे हैं, ट्राइबल लोगों की। द यूएन डिफाइंस इंडिजीनियस पॉपुलेशन एज कंप्राइजिंग द डिसिडेंट्स ऑफ पीपल हु लिव्ड द प्रेजेंट टेरिटरी ऑफ अ कंट्री फ्रॉम द लॉन्ग टाइम, जो एक बहुत लंबे समय से एक देश के अंदर रह रहे हैं। जैसे ट्राइबल लोग होते हैं मध्य प्रदेश में, भारत के अंदर सबसे ज्यादा है। व्हेन पर्सन ऑफ अ डिफरेंट कल्चर अराइव्ड देयर फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड एनेक्स्ड देयर लैंड। और इसमें क्या होता है, अब इन लोगों को क्या खतरा है, मान लो जो लोग जंगलों में रह रहे हैं ट्राइबल्स लोग, अब उन लोगों को क्या खतरा है कि अगर कोई बाहर के लोग या जो सरकार है वो ऐसी पॉलिसी चला देगी भाई पेड़ों की कटाई करनी है और ये चीज डेवलपमेंट करना है, तो फिर उन लोगों के लिए लाइफ क्या हो जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी सर्वाइवल। जैसे आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के जो नक्सलाइट लोग हैं वो इंडिया से मेन स्ट्रीम में नहीं जुड़ना चाहते, बिकॉज दे वांट टू स्टे अवे फ्रॉम इट। तो कई बार डेवलपमेंट पाथ जो सरकार अपनाती है उससे कुछ जो इंडिजीनियस कम्युनिटीज हैं उन वो उसको क्या करती हैं, एक नेगेटिव वे में लेती हैं। और कई बार अगर हम ये देखें कि इमोशंस जब जुड़े हुए हैं उनके प्रकृति से, वो क्योंकि वो प्रकृति को गॉड मानते हैं, तो फिर वो कैसे डिस्ट्रॉय इसको होते हुए देख लें आप। इस पे बहुत सारी मूवीज भी बनी है ट्राइबल लोगों की, जो प्रकृति का दोहन दूसरों के द्वारा किया जाता है और उनके जीवन पे, ट्राइबल लोगों के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। आप इस तरह की मूवीज यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स आर फेस्ड बाय सच पीपल। तो इन लोगों के द्वारा इस तरह की कुछ समस्याएं फेस की जाती हैं। जैसे द इंडिजीनियस पीपल लिव्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड बट देयर लाइफ स्टाइल इज सेम, लगभग सेम ही होता है उनका कल्चर और ट्रेडिशन। अब लॉस ऑफ लैंड, अगर जमीन खत्म होगी या जंगल काटे जाएंगे तो उनका जीवन डायरेक्ट रूप से प्रभावित होगा। भारत के अंदर 8% इंडिजीनियस पीपल हैं जिनको हम शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट पोस्टमैन के लिए 7.5% रिजर्वेशन भी है। मोस्ट इंडिजीनियस पॉपुलेशन इन इंडिया डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर, मैंने आपको बताया क्योंकि ये पूरी तरह से जंगल पर या खेती बाड़ी पर ही निर्भर है, क्योंकि लेस अवेयरनेस है और मुख्य धारा से बहुत ही कम जुड़ते हैं। दे गोट लॉस, और उन्हें नुकसान भी हुआ था जब अंग्रेजों ने वो उनको जंगलों में जाने से मना कर दिया था और फॉरेस्ट प्रिवेंशन एक्ट पास कर दिया था, तो तब भी उन्हें बहुत प्रभाव वो पड़ा था। और आज भी आप देख लो उनका जीवन क्या हो रहा है, बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो रहा है। दे हैव नॉट गोट मच ऑफ द बेनिफिट ऑफ द डेवलपमेंट इन द कंट्री। और उन तक अगर आप अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के जो ट्राइब्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे तो एक ट्राइब वहां पे ऐसा भी है, मैं उसका नाम फॉरगेट कर रहा हूँ, पर आप उसके बारे में पढ़िएगा। अगर उस आइलैंड पे कोई जाता है तो वो उसको मार देते हैं, वो ट्राइब्स के लोग। तो मतलब कई बार क्या होता है, ट्राइब्स के लोग भी मुख्य धारा से अलग रहते हैं, बिकॉज दे थिंक दैट कि दीज पीपल विल डिस्ट्रॉय देयर कल्चर और ट्रेडिशन। और ठीक भी है, पर यहाँ पे सरकार और लोगों को ये चाहिए कि उनके साथ बात करे और उन्हें समझाए बुझाए। फिलीपींस कॉर्डिलिया 20 लाख इंडिजीनियस पीपल हैं। 10 लाख मपुचे पीपल ऑफ चिली बांग्लादेश के अंदर है। चितोगन हिल्स में 6 लाख लोग। 35 लाख नॉर्थ अमेरिकन नेटिव्स हैं। 10 लाख स्मॉल पीपल्स ऑफ सोवियत नॉर्थ, जो रशिया का हिस्सा था, 1991 में डिसइंटीग्रेट हो गया था। तो ये सब लोग दुनिया में इंडिजीनियस कम्युनिटी है। भारत के अंदर भी ट्राइबल्स लोग हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है ना, संथली लोग जिन्हें हम बोलते हैं, मुंडास, गोंद, मीना, दीज आर दी फेमस ट्राइब्स ऑफ इंडिया। तो उम्मीद है गाइज आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।